हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसे एक ईसाई पादरी के बारे में जानने वाले हैं जो आदिवासी समाज के द्वारा उसे एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है। और वो ईसाई पादरी जो थे वो एक विदेशी ईसाई पादरी थे जो यहाँ पे रह करके वो यहाँ के आदिवासियों के भूमि के संरक्षण में एक अहम योगदान दिया है। और उन्होंने एक ऐसे अधिनियम को पारित कराया है जिसके द्वारा से जो आदिवासियों की जो ज़मीन है उसकी सुरक्षा हो पाई। तो इसी से संबंधित है आज की वीडियो। जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं CNT एक्ट बनाने के पीछे एक ईसाई पादरी का हाथ था। तो CNT एक्ट क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग संक्षेप में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो वो सारी बातें हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है वो एक PPT के माध्यम से है, जो मैं कुछ खास आर्टिकल को मैं यहाँ पे आप सबों के सामने लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड में खासकर छोटानागपुर के इलाके में CNT एक्ट की खूब चर्चा होती है। इसमें कोई शक नहीं कि इस एक्ट की वजह से आदिवासी समुदाय के भूमि संबंधी अधिकारों को काफ़ी हद तक रक्षा हुई है। यह एक्ट 1908 ईस्वी में बना था, तब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था। यह प्रश्न अब उठना स्वाभाविक है कि अंग्रेजों को इस एक्ट को बनाने की पीछे क्या ज़रूरत पड़ी रही होगी, क्योंकि आप सभी कोई जानते हैं कि जितने भी आप लोग पढ़े होंगे इतिहास, जिसमें हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानते हैं कि वे लोग लगान के माध्यम लगान लगाते थे और जो लगान नहीं दे पाता था उनकी भूमि को वे हड़प लेते थे। लेकिन झारखंड में ऐसी क्या चीज़ हुई है कि उन्हें आदिवासियों की इतनी चिंता हुई और उनकी ज़मीनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए 1908 में एक एक्ट लाया जिसको हम लोग CNT एक्ट कहते हैं। तो ऐसी क्या बात रही होगी कि अंग्रेज़ों को ये एक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उन्हें तो ज़मीन चाहिए अंग्रेज़ों को। यहाँ पे आसानी से वे आदिवासियों की ज़मीन को हड़प सकते थे, ले सकते थे। लेकिन उन्होंने आदिवासियों की ज़मीन की रक्षा के लिए इस एक्ट को क्यों लाया 1908 ईस्वी में, तो ये चीज़ है। तो जैसा कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति का चित्र है और जो ये व्यक्ति है वो एक फादर हैं, ईसाई पादरी हैं, जिनका नाम आपका क्या है, फादर कॉन्स्टेंट लिवंस। ठीक है, ये एक बहुत ही झारखंड के क्षेत्र में आदिवासी समाज में इस फादर का और कॉन्स्टेंट लिवंस के साथ साथ फादर होपमैन, ठीक है, इनका नाम सम्मान की नज़र के से द्वारा लिया जाता है। पर अभी राजनीतिक मुद्दों के कारण इनका जो छवि है उनको बिगाड़ा भी गया है। तो लेकिन इनके ही योगदान इनका रहा और CNT एक्ट बनाने का पीछे बहुत ही बड़ा योगदान इन्हीं दोनों का था। जैसे यहाँ पे आप लोग चित्र देख रहे हैं, ये फादर कॉन्स्टेंट लिवंस हैं और यहाँ पे जो चित्र आप लोग देख रहे हैं वे फादर JV आपका होपमैन है। ठीक है, ये होपमैन फादर है और ये कॉन्स्टेंट लिवंस फादर है। ठीक है, तो इन दोनों फादर का बहुत ही अहम योगदान रहा है CNT एक्ट को लाने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो दोनों फादर हैं उन्हीं में से एक है फादर होपमैन। तो उन्होंने ही CNT एक्ट की रूपरेखा को तैयार किया था। ठीक है, जो रूपरेखा जो होता है होपमैन, फादर होपमैन के द्वारा ही किया गया था, पर अंग्रेजों को इसे स्वीकार करने और कानून के रूप में लागू करने में काफ़ी समय लग गया। ठीक है, ये जो एक्ट को लागू किया गया 1908 ईस्वी में, लेकिन इसको बहुत ही काफ़ी पहले ही इसका रूपरेखा को तैयार कर लिया गया था फादर होपमैन के द्वारा, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो रांची में एक संस्थान है जिनका नाम XISS है। ठीक है, रांची में ही, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहीं पे एक संस्था है XISS करके। तो उसके जो पूर्व निदेशक जो थे फादर एलेक्स एक्का। ठीक है, तो उनके एक लेख में
फादर एलेक्स एक्का जो है उनके द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया। उसका आर्टिकल के द्वारा ये लिखा गया है कि 18वीं सदी से ही आदिवासियों ने अपनी ज़मीन को लूटने से बचाने के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी से ही। अभी हम लोग कौन सा है, 21वीं शताब्दी। लेकिन आदिवासी अपनी ज़मीन की रक्षा, जल जंगल ज़मीन जो आप लोग सुनते हैं, उनकी रक्षा के लिए 18वीं शताब्दी से ही आदिवासी समाज अपने जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहा है। ठीक है, शुरू कर चुका था। तो सन आपका बात है सन 1782 से 98 में तमाड़ विद्रोह हुआ, वो भी आपका ज़मीन रक्षा के लिए, भूमि रक्षा के लिए। फिर हुआ आपका 1798 से 99 में मानभूम हुआ, मानभूम में भूमि विद्रोह हुआ। फिर 1820 में मुंडाओं के पहले कोल विद्रोह हुआ था। तो ये सारे के सारे अगर आप लोग इसका देखेंगे, विस्तृत रूप से देखेंगे इन विद्रोहों में, तो इनका भी मकसद क्या था, अपने जल जंगल ज़मीन की रक्षा करना। वहाँ पे बहुत सारे ज़मींदार जो थे उनके द्वारा ज़मीनों को हड़पा जा रहा था, ब्रिटिश साम्राज्यों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। ये सारी घटनाएं है ना, तो ये सारी बातें थी। और यहाँ पे आप लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं डॉक्टर, माफ़ कीजिएगा, फादर हॉफमैन, जेबी हॉफमैन उनका चित्र है। तो वो रूपरेखा इन्होंने ही तैयार किया था। तो आगे ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी आप लोगों ने विद्रोह का नाम सुना, तो विद्रोहों को जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता से दबा दिया। ठीक है, इससे इन विद्रोहों को सिलसिला नहीं रुका। फिर 1821 से 32 तक द्वितीय कोल विद्रोह हुआ। सिम्बू में भूमिज विद्रोह जो 1855 से 56 में हुआ। संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में। फिर 1871 में खरवार आंदोलन, 1881-82 में पलामू का खोरवा विद्रोह हुआ। 1881 से 95 तक सरदारी लड़ाई हुई। फिर 1895 से 1900 ईस्वी तक भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा आंदोलन भी किया गया था। तो इन अंग्रेजों की चिंता बढ़ा दिया है ना, यहाँ पे लोग अंग्रेज आदिवासियों को हल्के में ही लिए होंगे कि अरे आदिवासी जो कमज़ोर हैं वे क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों ने देखा कि अपनी जल जंगल ज़मीन के लिए वे कितने सक्रिय रहते हैं। ठीक है, और अपनी जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए वे हमेशा लड़ना चाहे तो वे लड़ भी सकते हैं, है ना। तो इतने सारे विद्रोहों को देख करके अंग्रेज शासन जो है वो डर गई, है ना, डर गई। उनके सामने चिंता का विषय आ गया कि ऐसे में हम लोग कैसे आदिवासियों पे राज कर सकते हैं। ठीक है, और उनके ज़मीनों को हम लोग तो अब ले नहीं सकते हैं। तो ये सारी चिंताएं उनके सामने आ गई। वे नहीं समझ पा रहे थे कि इन विद्रोहों को कैसे ख़त्म किया जाए। वे यह समझना चाह रहे थे कि इलाकों में हो रहे लगातार विद्रोह के पीछे क्या कारण है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए अगला हम लोग स्लाइड में देखते हैं। तो ये सभी जो घटनाएं हुए, विद्रोह हुआ, वो एक पृष्ठभूमि के रूप में काम किया। तो ये जो पृष्ठभूमि हम लोग अभी देख रहे हैं, तो उनको हम लोग को समझने की आवश्यक ये है कि जो छोटा नागपुर में आकर धर्म प्रचार में लगे मिशनरियों को यह समझ में आ गया था कि यहाँ के आदिवासी समुदाय तभी हथियार उठाता है जब उनकी ज़मीनों पर दूसरा मालिकाना अधिकार जताता है या फिर उनके स्वशासन पारंपरिक व्यवस्था पर हस्तक्षेप करता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से विद्रोह क्यों होता है, आदिवासी समाज अपने ज़मीन के लिए क्यों लड़ता है। यहाँ पे हम लोग दो कारण देख रहे हैं। पहला कारण ये देख रहे हैं कि उनकी जो ज़मीन है उस पर वे मालिकाना अधिकार रखते हैं। दूसरा है कि उनके क्षेत्र में स्वशासन या पारंपरिक व्यवस्थाओं पर हस्तक्षेप करने का काम करते हैं। तो ऐसे वक्त पे जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समुदाय है, वो हथियार लेके खड़ा हो जाता है। तो ये सारी बातें वे लोग देखते हैं। तब वहीं पे फादर लिविंस जो हैं, तो उन्होंने कानूनी सलाह देकर कचहरियों में आदिवासियों की ज़मीन वापस कराने की कोशिशें शुरू कर दी, जबकि फादर हॉफमैन ने आदिवासियों की ज़मीन को बचाने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 को, जो उसकी रूपरेखा है, उसको तैयार करना
वह शुरू कर दिया। यहाँ पे हम लोग क्या देख पाते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार जो आदिवासियों को जमीन को हड़पना चाहती थी वे नहीं सके, तो वे और कोई मतलब वे समझ गए कि आदिवासियों के लिए जमीन कितना महत्वपूर्ण है, उनका स्थान क्या है ना। तो इसलिए वे आदिवासियों की जमीन की रक्षा करने के लिए डॉक्टर फादर हॉफमैन जो हैं वे सीएनटी एक्ट की रूपरेखा को तैयार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैप के आधार पर भी। तो ये जो ब्लू वाला है नॉर्थ छोटा नागपुर हो गया, साउथ छोटा नागपुर हो गया, तो उस क्षेत्रों के लिए ये सीएनटी एक्ट को लाया गया था। ठीक है, और आपका जो संथाल क्षेत्र है, संथाल क्षेत्रों के लिए एसपीटी एक्ट लाया गया है ना। और जो आपका मुंडा क्षेत्र है, मुंडारी क्षेत्र, वहाँ पे आपका दूसरा चीज़ को एक्ट को लाया गया था। तो ये था आज का वीडियो, एक ऐसे फादर के बारे में, एक ऐसे ईसाई मिशनरी ब्रिटिश सरकार के जो ताल्लुक़ रखते थे, तो उनका वे झारखंड के आदिवासी समाज बहुत सम्मान करते हैं। तो ये सारी बातें थी। तो यही था आपका सीएनटी एक्ट बनाने के पीछे का रहस्य, और ईसाई पादरी के द्वारा इनका रूपरेखा तैयार किया गया था। तो चलिए, ये थी एक ऐतिहासिक घटना जो झारखंड के आदिवासियों की जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए एक अधिनियम अंग्रेज सरकार के द्वारा लाया गया था। तो चलिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नई एक ऐतिहासिक बात को लेके, ऐसी ऐतिहासिक घटना को लेके। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।